हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में। आज हम द हिंदू एडिटोरियल के 15 जुलाई 2023 की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करूं तो प्रॉब्लमेटिक। अब यहाँ प्रॉब्लमेटिक की बात की जा रही है, तो प्रॉब्लमेटिक क्या चीज की बताई जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी जो आपकी इसमें बताई जा रही है, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, एक पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन लाया है किसके खिलाफ, जो मणिपुर में इस तरह की इश्यूज हुए हैं, वायलेंस हुए हैं, उसके लिए। क्या वो सही है, क्या गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी जो आर्टिकल है हमारे पास, वर्चुअल समिट वर्चुअल साइलेंस। यहाँ पे एचसीओ की रेलिवेंस के बारे में बता रहा है कि एचसीओ आज के टाइम पे कितनी रेलिवेंस रह गया है। जो चाइना और क्या ये चीज जो है, एचसीओ जो है वो चाइना और आपके पाकिस्तान है, जो उन मुद्दे को लेके इंडिया चलता है, क्या वो चाइना और पाकिस्तान मानेंगे या फिर जो अपनी ही मनमानी जो है वो करते रहेंगे, इस चीज की यहाँ पे बात की गई है। दूसरी चीज और क्या बताया गया है इसमें, एक और आर्टिकल है जिसमें हम लोग रोलिंग रिसर्जेंसी, यानी कि जो सीपीआई इंडेक्स है अलग अलग लेवल पे किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। सबसे पहला अगर हम बात करें प्रॉब्लमेटिक यहाँ जैसे मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, एक रिजोल्यूशन लाया है मणिपुर इश्यूज के लिए। यानी कि मणिपुर में जो 2 महीने पहले से एक वायलेंस चल रहा था, उस वायलेंस के खिलाफ क्या लेके आया है, एक रिजोल्यूशन लेके आया है। अब वो रिजोल्यूशन लेके तो आया है, लेकिन इसको इंडिया कहीं ना कहीं कंडेम कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसकी भी रीजन है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है वो सपोर्ट कर रहा है कि भैया आप जो है, जो वहां पे मुस्लिम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करो। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया कह रहा है जो आपकी कॉलोनियल एरा के टाइम पे जो चीजें चल रही थी उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पे दोनों पक्षों को एक जैसे लेके चलना है। जैसे अगर बात करें हम मिटी ट्राइब की, मिटी कम्युनिटी की, वो कहीं ना कहीं हिंदू मेजोरिटी को बिलोंग करती है, और जो आपकी कुकी जो ट्राइब है या फिर आपके नागा ट्राइब है, नागा कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती है। अगर आप इस तरह की रिजोल्यूशन लेके आएंगे तो क्या होगा, इन दोनों ग्रुप्स में और ज्यादा क्लैशेस बढ़ेंगे, क्योंकि अभी की जो वायलेंस है वो किसी के रिलीजियन बेसिस पे नहीं है। आपकी अगर आप ये कह रहे हो कि अगर रिलीजियन के बेसिस पे है, तो इसके मतलब ये क्या होगा, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस कॉलोनियल टाइम में जो आपने रूल बनाया था उस चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आप जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे आपने डिवाइड एंड रूल का किए थे धर्म के आधार पे, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। और अगर आप इस तरह की रिजोल्यूशन वगैरह लेके आते हो, वो रिजोल्यूशन क्या करेगा, धर्म के आधार पे इनको और ज्यादा वायलेंस करेगा। तो ये आपको समझना चाहिए, रिलीजन के नाम पे क्या करेगा, और ज्यादा वायलेंस क्रिएट करेगा। और अगर वायलेंस क्रिएट होती है तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो बनेगी। हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो एक मिडिल क्लास पाथ जो है वो निकालनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके, इनके जो प्रॉब्लम है उनको बैठ के आसानी से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इनकी जो कम्युनिटी की डिमांड है, उनको डिमांड को किस हद तक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर किस हद तक नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक विचार विमर्श जो है होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी चीज, हमें यहाँ पे दोनों पक्षों को, यानी कि अगर मैं कहूँ दो यहाँ पे ट्राइब ले रहा हूँ, अगर मैं मिट्टी ट्राइब लूँ जो हिंदू बिलोंग करता है, ठीक है, मिट्टीज की, और यहाँ पे नागा ट्राइब की बात करूँ, तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिखता है, कॉमन चीज ये है कि आप प्रॉस्पेरिटी लाओ। प्रॉस्पेरिटी किसमें, प्रॉस्पेरिटी आप इंटीग्रेशन में लेके आओ। इंटीग्रेशन यानी कि इनकी जो इंटीग्रेशन है, जो सोशल एस्पेक्ट्स है, उन चीजों में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे लाने की जरूरत है। और यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो इंटीग्रिटी के वजह से ही हो रहा है। अगर आप इंटीग्रिटी एक लेके आओगे तो यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी बहुत सॉल्व होते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर आप ये पूरा कह दो कि ये जो वायलेंस है वो आप इसके बेस पे, यानी कि रिलीजन के बेस पे कह दो, तो ये क्या होगा, वायलेंस को और ज्यादा ही क्या करेगा, हम जो इंपॉर्टेंट डिमांड है उनकी तरफ छोड़ के ये लोग क्या करेंगे, वायलेंस को और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा नुकसान होगा। अब देखिए, कहीं किसी एरिया में अब वायलेंस होता है तो उस वायलेंस से प्रॉब्लम क्या होती है, उस वायलेंस से प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहली चीज तो अगर प्रॉब्लम की बात की जाए, यहाँ पे
इंटरनेट, आप बहुत दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन था 2 महीने से, ठीक है, और उसको धीरे धीरे रिजोल्यूशन किया जा रहा है। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंटरनेट के वजह से आपका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, ठीक है, और इंटरनेट के वजह से आपकी जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो काम किस पे करती है, इंटरनेट के बेस पे। और आप अगर इंटरनेट को शट डाउन कर दोगे तो वहां की जो कंपनियां हैं, वहां की जो जीडीपी है वो क्या होगी, थोड़ी सी घटते हुए नजर आएगी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम है जो है वो बन जाती है। आप देखे हो कि यहाँ पे जब इस तरह की वायलेंस हुआ था तो क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन थे उनकी क्या हुई थी, जान मान का नुकसान हुआ था। और माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेंट किए थे, और इसी बीच का मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस चीज के लिए? अगर आप देखे जाए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए, अगर आप बात करें म्यांमार की, म्यांमार में इस टाइम पे क्या चल रहा है, म्यांमार में इस टाइम पे आपको पता है वहां पे कूप जो है हुई थी, उसके वजह से जो है जो इंटरनल माइग्रेशन है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो होती है, माइग्रेशन जो है होती है। अब माइग्रेशन, अब यहाँ पे वायलेंस चल रहा है तो सबका ध्यान क्या है, वायलेंस पे है, ठीक है, मिलिट्री सबका ध्यान वायलेंस पे है। लेकिन अब इसका फायदा उठाकर कौन एंटर कर सकते हैं? जो म्यांमार के जो रेफ्यूजीज वगैरह है वो गलत आईडी लेके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और हमारी इंडियन पॉपुलेशन को जो है एक इफेक्ट जो है, हमारी रिसोर्सेज को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन में इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें भी इफेक्ट जो है पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें और क्या वायलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम होगी, वायलेंस से हमें सबसे पहली चीज तो मैंने इंटरनेट का बताया, दूसरी चीज यहाँ पे माइग्रेशन का हुआ, तीसरा माइग्रेशन की वजह से वर्कलोड जो है, रिसोर्सेज जो है वो खराब होंगे, चौथा चीज आप देख सकते हैं जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस होगा और लोग जो वायलेंस करेंगे उसके वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। और पांचवी चीज क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल, जैसे आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन आया, इसी तरह से और भी कंट्री इस पे क्या कर रहे होंगे, नजर बनाए रखे होंगे, और ये कहीं ना कहीं एक जो वैल्यूज है, इंडिया की किस तरह की वैल्यूज बना के रखा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसको कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचाने वाली यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को क्या करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन को एक चीज को समझना होगा कि ये जो मुद्दा है आपका रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, इनको डिमांड की बेसिस पे, मतलब इनकी एथनिक ट्राइब के हिसाब से है, ठीक है। और आप अगर इसको वायलेंस को रिलीजन के बेसिस पे जोड़ोगे तो क्या होगा, इनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा हमारे और आगे आने वाले टाइम पे, जो कि हम इसको, इस वायलेंस को जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो और ज्यादा क्या होगा, बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो आर्टिकल है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है वर्चुअल समिट, वर्चुअल साइलेंस। क्या बताया जा रहा है, देखिए, अगर आप देखे जाए एचसीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इनमें 3 चीज जो है जुड़े हुए हैं, रसिया, चाइना और आपका पाकिस्तान। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, आसियान को छोड़ दिया जाए तो और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है ताकि जो हमें इस तरह की रिलीवेंस जो है देख सके। सार्क वगैरह भी है लेकिन उतना ही रिलीवेंस नहीं बन पाता है, ठीक है, आसियान नहीं, सार्क वगैरह है। तो यहाँ पे हमारे लिए एससीओ जो हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर एससीओ की बात की जाए, इंडिया को 2017 में क्या हुआ था, मेंबरशिप के लिए थी, और इंडिया इसके लिए काम भी कर रहा है, ठीक है, और रेगुलरली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, जिससे कि इंडिया का सबसे मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है टेररिज्म, टेररिज्म, और दूसरा क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और बाकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव भी है, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी भी है। ये सारी, अगर रीजनल कनेक्टिविटी भी इसमें अभी मैं इंक्लूड कर देता हूं, रीजनल कनेक्टिविटी। अब इसमें फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, देखिए, अगर एससीओ को आप ज्वाइन करके रखेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा सबसे पहली चीज तो इसमें दोनों ग्रुप है, दोनों के तीनों ग्रुप है आपके, रसिया, चाइना और पाकिस्तान, और तीनों से कहीं ना कहीं आपको बातचीत रखनी पड़ेगी।
दूसरी चीज, यहाँ पे आपको टेररिज्म को निपटाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप अलग अलग जो कंट्रीज है, जो आपके पड़ोसी कंट्रीज है, उनके साथ मिलकर आप क्या कर सकते हो, टेररिज्म को दबा सकते हो। तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उनके ऊपर भी आप बातचीत कर सकते हो। चौथी चीज, आपको डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स वगैरह एलोकेशन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। और चौथी चीज क्या बताया जा रहा है, जो आपकी कनेक्टिविटी है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ जोड़ के रखने का काम करता है एससीओ, ठीक है। टेररिज्म तो खत्म करता ही है, मनी लॉन्ड्रिंग तो खत्म करता है, खत्म क्या करता है, उनके ऊपर बातचीत होती है, लेकिन खत्म करना वो अलग बात है, ठीक है। पूरी तरह से किसी चीज को एलिमिनेट करना वो अलग बात है, ठीक है। और यहाँ पे एक और एंगल जुड़ जाता है अफगानिस्तान का भी, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार है। अब तालिबान की गवर्नमेंट है तो इसका मतलब क्या है, जो पाकिस्तान और तालिबान ये दोनों जो है क्या करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे जो टेररिस्ट है वो कहीं ना कहीं पनपते हैं, टेररिज्म कहीं ना कहीं पनपती है। और वो टेररिज्म जब इंडिया के थ्रू इन देशों के थ्रू इंडिया में घुसते हैं तो ये हमारे जान माल को और इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए एससीओ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम इनको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की वर्चुअल मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, जहां पे पॉसिबल हो सकता है उस तरह की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जिससे कि एससीओ की रेलिवेंसी जो है बन के रहे। लेकिन अगर हम इसकी तो हमने सिग्निफिकेंस की बात कर ली, अगर हम इसके नुकसान की बात करें, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स, जो लिमिटेशन निकल के आ रहे हैं, ड्रॉबैक्स जो निकल के आ रहे हैं, कमियां जो निकल के आ रही है, वो क्या बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों विलिंग ही नहीं है किसी चीज को करने के लिए, ऐसा लगता है। क्योंकि जो इंडिया चाहता है उस मुद्दों पे तो कभी बातचीत ही नहीं होती है। इंडिया चाहता है कि टेररिज्म की तरफ खत्म किया जाए, लेकिन चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करता है, और पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां डेवलपमेंट की, चाबार पोर्ट बनाने की बात करता है, ठीक है ना। तो रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जहां पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात करता है। यहाँ पे टेररिज्म का जो मुद्दा चल रहा है कि हमें किस तरह से टेररिज्म को खत्म करना है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया जो माइंडसेट से लेके चल रहा है कि किन किन चीजों पे मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे जो है बताया गया है। जो चाइना का जो स्टैंड ऑफ था 2020 के बाद से, उसके बाद से और ज्यादा सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब हो गई है। अभी इंडिया का प्रेसिडेंटशिप था, लेकिन इंडिया को कोई इस तरह का आसार ही नजर नहीं आया कि वो टेररिज्म के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ या फिर जो कनेक्टिविटी के खिलाफ कुछ चीजों को मुद्दा उठा सके। कोई ऐसा तरीका ही नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है और इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रमोट कर रहा है, जिससे कि उनकी प्रॉस्पेरिटी जो है ज्यादा बढ़े, और चाइना कहीं ना कहीं एक नए जो यूनिपोलर बनना चाहता है उसकी राह क्या हो, आसान हो, और वो इन चीजों को ज्यादा ही प्रमोट कर रहा है। वो कम्युनिटी की तरह काम नहीं कर रहा है कि भैया हम मिलके अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक नई जो चीज है, नई जो प्रॉब्लम है, उनको क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलके टैकल कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आज के टाइम पे बना हुआ है, एक टेररिज्म और एक कनेक्टिविटी। अगर हम बात करें अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, चाइना के द्वारा। आज के टाइम पे 10 साल हो गए, और 10 साल होने के बाद चाइना इसको सेलिब्रेशन कर रहा है एक, कि हमने किस तरह से यूरेशियन कंट्री में, यानी कि यूरेशिया की कंट्री में, जो आपके रसिया वगैरह ऊपर के साइड के जो भी कंट्री है, उनको किस तरह से, यानी कि और मिडिल जो आपके साउथ है, ईस्टर्न साउथ है, ईस्टर्न कंट्री है, उसको किस तरह से जोड़ के रखें, जो टर्की वगैरह, अजरबैजान वगैरह, इन सबको किस तरह से जोड़ के रखें। ये उस चीज के बारे में बताता है कि अपने 10 साल में हमने किस तरह से काम किए, लोगों को कनेक्ट किए, जो आपके यूरेशियन कंट्री है उनको किस तरह से बताएं उस चीज को। लेकिन यहाँ पे इस चीज पे बात नहीं हो रही कि कैसे टेररिज्म को खत्म किया जाए, कैसे हम लोग प्रॉस्पेरिटी लाया जाए, कैसे हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया भी अपना जो है डेवलपमेंट करने में, अगर इनकी बात करें, अगर मिलके करेंगे तो और ज्यादा बेटर बनेगी, लेकिन अगर अलग अलग करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो लेकिन फिर भी इंडिया क्या हुआ है, अपने में सेल्फ रिलायंस हुआ है और बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करके और अपनी जो कॉरिडोर वगैरह जैसे अलग अलग जगह पे उन्होंने कहीं ना कहीं ओपन वगैरह किए, ठीक है। और यहाँ पे अगर दूसरी सबसे बड़ी बात की जाए अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में अभी क्या है, तालिबान की सरकार है। अब तालिबान की सरकार है तो इनसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैकडोर में बातचीत करना पड़ेगा। अगर हम लोग इनसे बातचीत नहीं करेंगे तो जो टेररिज्म है कहीं ना कहीं इंडिया में इसके थ्रू भी, तालिबान के थ्रू भी टेररिज्म जो है इंडिया में पाकिस्तान के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा और इनसे एक फॉर्मल रिलेशन भी यहाँ पे स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप आइसोलेशन कर दो, बिल्कुल ही आप अलग थलग कर दो तालिबान को कि आप तो भैया बुरे हो, हम आपसे रिलेशन नहीं बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए ही नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इनको सपोर्ट भी थोड़ा सा करना चाहिए, ये नहीं कि पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनके साथ मेलजुल बनाना चाहिए ताकि जो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, उसको क्या कर सके, कम कर सके और हम अपनी जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे उस ईरान के थ्रू जो कनेक्टिविटी को लेके जा रहे हैं, डील को लेके जा रहे हैं, उसको भी सही से इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। अगर हम बात करें एससीओ की, इन्होंने यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई चीज की बातचीत ही नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान और जो चाइना है, ये इस तरह की कोई सबमिट की बात ही नहीं करते, इस तरह की कोई चीजों की बात ही नहीं करते। और अगर हम रसिया की बात करें, रसिया तो अपने ही प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, अपने ही प्रॉब्लम में। रसिया और यूक्रेन की वॉर तो वैसी ही चल रही है, तो उससे क्या लेना देना है अभी। और तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कनेक्टिविटी को जोड़ना पड़ेगा, हर एक रीजन को, हर एक कंट्री को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि एक प्रॉस्पेरिटी आए इस वेस्ट की रीजन में या आपके साउथ की रीजन में एक प्रॉस्पेरिटी आए, जिससे कि सबको इक्वलिटी जो है वो मिले और जो रिलीवेंस है एससीओ की वो क्या हो, यहाँ पे खत्म ना हो जाए। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारी जो तरीका होना चाहिए, अभी जैसे साउथ अफ्रीका में आपके अगस्त में क्या होना चाहिए, ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। हमें कहीं ना कहीं अब ब्रिक्स की मीटिंग की तरफ जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एससीओ में जो हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम लोगों ने ब्रिक्स की समिट को भी इस तरह से हल्के में लिया तो हमारे लिए और ज्यादा सिचुएशन जो है खराब हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस अप्रोच लेना पड़ेगा, ताकि जो आगे आने वाली मीटिंग्स वगैरह है उसमें अपने मुद्दों को क्या करें, धीरे धीरे इवॉल्व करते रहे, धीरे धीरे उन चीजों को बात करते रहे, ठीक है। चाहे वो G20 हो, चाहे आपका ब्रिक्स की समिट है, ठीक है। चलिए अब अगर हम ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, एससीओ में आप देख सकते हैं 9 मेंबर है, ठीक है। चाइना, पाकिस्तान और अभी रिसेंटली में आपके ईरान जो है ज्वाइन किए। ऑब्जर्वर कंट्री अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये सब ऑब्जर्वर कंट्री है। अगर बात की जाए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस बीच की है, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन किन चीजों पे, जो पहले से कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, जैसे चाइना और इंडिया का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये सारी कॉन्फ्लिक्टेड पहले से ही बनी पड़ी है, ठीक है। अजरबैजान और कजाकिस्तान वगैरह की, ठीक है, आर्मेनिया वगैरह की, ठीक है। एक्चुअली वो तो है नहीं, लेकिन कजाकिस्तान वगैरह की जो है वो भी थोड़ी सी डिस्प्यूटेड एरिया जो है रहती है, ठीक है। ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान की, किर्गिस्तान की, सॉरी। तो ये सारी चीजों पे अगर हम एससीओ की ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ की ना कि यूरेशियन कंट्री में, यूरेशियन एरिया में पीसफुल लाना, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं खत्म करना, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, सबसे पहली चैलेंजेस है चाइना का राइज होना। चाइना किस तरह से बढ़ रहा है अपनी, उस चीज पे यहाँ पे बात की जा रही है। अगर हम लिमिटेड बात करें, लिमिटेड इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की बात करते हैं, एससीओ की जो लैक्स है वो फॉर्मली मैकेनिज्म को रिजोल्व करने में कहीं ना कहीं मेंबर स्टेट की असफल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है। इनकी सबकी इंटरेस्ट क्या हो रही है, अलग अलग डाइवर्जेंट है। इंडिया को किसी और मुद्दे पर बात करना है, पाकिस्तान को किसी और पे, और रशिया को किसी और पे, और आपके चाइना को किसी और पे। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी प्रॉब्लम सिचुएशन बन रही है, ठीक है। इनका जो मेन मुद्दा है पॉलिटिकल सिस्टम लाना, इकोनॉमिक मॉडल, स्ट्रेटेजिक प्रियोरिटी, ये सब सीपीसी को बढ़ावा देना। अगर हम लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्कोप की बात करें, जो एससीओ का ज्योग्राफिकल फोकस जो है वो कहाँ पे, यूरोपीय और नेबर रीजन में ही है और बाकी एरिया में नहीं है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्कोप है।
अगर हम एससीओ की इंपॉर्टेंस की बात करें इंडिया के लिए, इंडिया को कहीं ना कहीं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज लेके आएगा, किसके लिए? एससीओ की डाइवर्सिफाइड कंट्री के होने की वजह से, ठीक है। और एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। कल्चरल कॉर्पोरेशन, अभी के जैसे रिसेंटली में आपके काशी डेजिग्नेटेड फर्स्ट कल्चर कैपिटल बनाया गया एससीओ की इनिशिएटिव के अंदर। काउंटर टेररिज्म को काउंटर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को जो है बात किया गया है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, रीजनल कनेक्टिविटी लाएगा, कॉर्पोरेशन लाएगा, आपके सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन लाएगा, तो ये सारी चीजों की बात जो है यहाँ की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रोलिंग रिसर्जेंसी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? सीपीआई इंडेक्स जो है हमें थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कौन से महीने की? जून महीने की, ठीक है। यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हमारे फूड आइटम्स हो, चाहे वो नॉन फूड आइटम्स हो। नॉन फूड आइटम्स में क्या क्या आते हैं? जो आपके वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें। और नॉन फूड आइटम्स में कौन कौन से आते हैं? जो आपके क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं आपके, जो फुटवेयर्स हो गए या फिर फ्यूल्स हो गए। और साथ ही साथ इसमें कोर की भी बात की है। कोर इन्फ्लेशन भी क्या हो रहा है? थोड़ी हल्की जो है राइज होते हुए नजर भी आ रहा है। अगर डेयरी की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या की गई है? इन्फ्लेशन देखा गया है। डेयरी हो गया, सैलरीज हो गया, इन सब में क्या हो गया है? थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखा गया है। तो पहले के मुकाबले जो हम लोग पिछले साल की कंपैरिजन करें, इस महीने में या मंथ टू मंथ में कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट दिखा गया। और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपको पता है रिसेंट मंथ में आपके टमाटो ने किया है। कुछ ही चीजों को, जैसे लेमन वगैरह हो गया या आपके लेडी फिंगर वगैरह हो गए, और कुछ दो चार सब्जियों को छोड़ के बाकी सब में क्या हो गया है? हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है। और ये इन्फ्लेशन राइज किस वजह से हो रहा है? इन्फ्लेशन राइज हो रहा है आपकी जो मौसम की इरेटिक होने की वजह से। इरेटिक आपके जो वेदर है वो कंडीशन की वजह से, और साथ ही साथ जो लोगों की पार्टिसिपेशन जो है, जो ग्रोथ है, कहने का मतलब जो आपके जो पैदावार है, जो ग्रोन है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और उस वजह से क्या हुआ है? पैदावार कम होने की वजह से भी ये सप्लाई और डिमांड की जो है उसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिलता है। और जिसके कारण से सप्लाई और डिमांड अगर पूरी नहीं हो पाती है तो उससे नुकसान होता है किसको? लोगों को। और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमें राइज होते हुए दिखता है। और इसी चीज को हमें क्या करना चाहिए? आगे मेजर करना चाहिए। और जैसे खरीफ क्रॉप्स, अगर आप बात करें खरीफ क्रॉप्स की, इस बार भी खरीफ क्रॉप्स की जो उगाना है वो भी कहीं ना कहीं कम होते हुए हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आगे जो है वो प्रॉब्लम पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें मेजर्स लेना होगा तो हमें किस तरह के मेजर्स लेने होंगे? हमें सबसे पहले तो एड्रेस करना पड़ेगा कि किस एरिया में आपको प्रॉब्लम है, किस एरिया में एड्रेस करना पड़ेगा। एरिया वाइज को एड्रेस करना पड़ेगा। और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने फूड आइटम्स को क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ एनकरेजिंग करना पड़ेगा फार्मर्स को कि आप अलग तरह की जो फसलें हैं वो उगाया करो, जिससे कि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। यानी कि आपको अवेयरनेस भी यहाँ पे करना पड़ेगा लोगों को कि एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरह की अवेयरनेस जो है लाया जाए। और अगर बात की जाए आगे और क्या की जा सकती है, यहाँ पे कुछ एमएसपी जो है वो ठीक तरीके से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है उसको, स्कीम को भी ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जिससे जो कि डिमांड और सप्लाई जिस टाइम पे प्रॉब्लम होती है उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? आपको टैकल करना पड़ेगा। और अगर सप्लाई और डिमांड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है तो आप गवर्नमेंट के खजाने से उसको निकाल के अब आप उसको सेल कर सकते हो, जैसे ओपन मार्केट सेल स्कीम में होता है, ठीक है। इस तरह की चीजों को ला सकते हो। और साथ ही साथ मिल प्रोडक्ट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी कि जो दूसरे एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर चीजों में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो आपके डेयरी प्रोडक्ट को भी ध्यान रखना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में आपके क्या क्या आते हैं? एग्स वगैरह आते हैं, एग्स, मीट, इन सबको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक एसेंशियल आइटम में आते हैं। अगर हम एग और मीट की बात की जाए, यहाँ पे जैसे मैंने उस दिन एक दिन बताया था कि आपको जो डाइवर्सिफाई जो थालीज है वो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉन वेजिटेरियन है वो 3 पॉइंट के बेसिस में, मतलब 3% की इंक्रीज देखा गया। और 2.5% जो है वो आपकी नॉन वेज यानी कि वेज की थाली में इंक्रीमेंट देखा गया है। और ये क्या दिखाता है? जिसके कारण से जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों की जो डाइवर्सिफाई है वो कहीं ना कहीं कम होगी, यानी कि लोग जो है जो फूड या न्यूट्रिशन लेते हैं उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा।
तो ये अगर हमारा सीपीआई बढ़ता है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक नुकसान जो है एक आम जनता को जो है झेलनी पड़ती है। यहाँ अगर कोर इन्फ्लेशन की बात की जाए, कोर इन्फ्लेशन में भी हमें बढ़ते हुए नजर आया है। यहाँ पे अगर बात की जाए फूड हो गया, फ्यूल हो गया या लाइट्स हो गया, इनमें भी थोड़ी सी, बस इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी जो है वो नजर आई है। ठीक है, और अगर बात की जाए क्लॉथिंग की, फुटवेयर की, इनमें कहीं ना कहीं हमें प्राइस गेन में जो 6% थी जून में लास्ट ईयर की, अब ये थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये हमारे लिए क्या है, थोड़ी सी नुकसानदायक बनती जा रही है। तो पॉलिसी मेकर के लिए ये करना पड़ेगा कि उनकी जो प्राइस है उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक को रिकवर करने के लिए उनको इस तरह की पॉलिसीज वगैरह लानी पड़ेगी, इस तरह की मेजरमेंट वगैरह जो है वो लानी पड़ेगी, ताकि जो है प्रॉब्लम जो है उसको टैकल किया जा सके। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।